जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से और आगे के क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपसे? एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हमको दिए हैं और इनमें से हमको बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्लियर? तो सबसे पहले कह रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इल्ड स्ट्रेस। इसकी इल्ड स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। या फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी बेस्ड ऑन इल्ड स्ट्रेस, जो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो इल्ड स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। या फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है। किस किस केस में बात कर रहा है? तो वो बात कर रहा है, एक तो स्टील के केस में बात कर रहा है और दूसरा हमसे कंक्रीट के केस में बात कर रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारे पास। जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है अपॉन जो उसमें परमिसिबल स्ट्रेस होती है, जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जो स्टील के लिए होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो क्या होता है, और जो कंक्रीट के लिए होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो क्या होता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। मुझे भी तो मालूम पड़े आप लोग कितना सीरियस हो अपने कैरियर को लेकर के। तो आप सब लोग कमेंट करोगे कि स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है और कंक्रीट के लिए कितना होता है अकॉर्डिंग टू एलएसएम। ठीक है? आपको एलएसएम के अकॉर्डिंग बताना है, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग नहीं बताना है। ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील का होता है वो तो डिपेंड करता है उसकी यील्ड स्ट्रेस के ऊपर, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट का वो डिपेंड करता है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट और फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है सर? तो देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम निकालते हैं स्टील के केस में तो निकालते हैं यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। और जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो हम निकालते हैं कंक्रीट के केस में तो वो निकालते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। अब सर ये यील्ड स्ट्रेस क्या है, वर्किंग स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट? तो देखिए, इनमें एक रिलेशन भी होता है। आप याद रख सकते हो कि अल्टीमेट स्ट्रेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो आती है हमारे पास वो यील्ड स्ट्रेस आती है, देन हमारे पास वर्किंग स्ट्रेस आती है। तो ये सही ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा अल्टीमेट, देन यील्ड, देन वर्किंग स्ट्रेस। अब आपको मालूम होगा सभी को कि हम क्या करते थे, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते थे। तो जो कर्व आता था हमारा वो कुछ इस तरीके का हमारे पास कर्व आता था। यस और नो? तो इसमें क्या होता था, हमारे पास ये पॉइंट होता था जहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता था। ठीक है? तो परमानेंट डिफॉर्मेशन जहाँ पर आ जाता था उस पॉइंट पे जो हमको स्ट्रेसेस मिलती थी उसको हम क्या बोलते थे? यील्ड स्ट्रेस बोलते थे। है कि नहीं? और जो मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलती थी उसको हम क्या बोलते थे? अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बोलते थे उसको? अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं कंक्रीट में तो इस अल्टीमेट स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं, और जब निकालते हैं स्टील की तो हम इस यील्ड स्ट्रेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए, अरे यार, यहाँ पे तो ये वैल्यू दिख ही गई। चलो दिख गई तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, फिर भी आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है? आप कितने सीरियस हो, क्वेश्चन दिया गया है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देख लेना कि जो आप लोग का स्टील के लिए होता है 1.5 होता है, कंक्रीट के लिए 1.5 होता है। ये एलएसएम के अकॉर्डिंग है। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए था। चलिए, इसमें सॉल्यूशन में दिख गया तो अब क्या कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फॉर अ रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, अगर हमारे पास कोई रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन है, द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस डायग्राम, हमें उसके लिए शियर स्ट्रेस वेरिएशन को शो करना है। जो शियर स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो किस तरीके का होता है? तो देखिए, हमारे पास जो कंक्रीट होता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन होता है, देखिए आरसीसी में और पीसीसी में, पीएससी में जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है और एक रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक अजम्पशन में? तो यहाँ पे कंक्रीट को जो मान करके चलते हैं वो हेट्रोजीनियस मान करके चलते हैं। क्या मानते हैं? हेट्रोजीनियस। जबकि जो आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है इसमें जो कंक्रीट को मानते हैं वो होमोजीनियस मानते हैं। क्या मानते हैं? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है सर? तो हेट्रोजीनियस का मतलब है कि यहाँ पे हम ये मान करके चलते हैं जो हमारा मेंबर है वो आपका कंक्रीट प्लस स्टील से मिल करके बना हुआ है, इसमें दोनों का बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं। लेकिन होमोजीनियस में हम उसको प्योर कंक्रीट की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल प्योर कंक्रीट की तरह। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें हम ये मान करके चलते हैं जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो होगी हमेशा वो सीजी से पास करेगी। बट इसमें आरसीसी मेंबर में ऐसा नहीं होता। इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल करके 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इजिकल टू 0.87 एफ वाई
AST करके हम यहाँ से अपनी XU जो होती है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसका ये भी मतलब होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब हम शियर स्ट्रेस का वेरिएशन शो करते हैं अपना RCC का, तो इसका जो वेरिएशन होता है कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास जो होती है किसी भी सेक्शन पर आने वाली शियर स्ट्रेस होती है, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। जो हमारा वी यू क्या होता है, जो डिज़ाइन शियर फोर्स होता है वो होता है। बी जो होता है वो विड्थ हो जाती है सेक्शन की, और डी जो हो जाती है हमारे पास वो इफेक्टिव डेप्थ हो जाती है। टॉप फाइबर से लेकर के जो हमारा सेंट्रोइड होता है स्टील का, वहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है। क्लियर। अब जब हम इस शियर स्ट्रेस का वेरिएशन अपना देखते हैं हेट्रोजीनियस के केस में, तो इसका जो वेरिएशन होता है हमारा वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, जो सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस होती है, उससे ऊपर जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ये देख सकते हो आप, पैराबोलिक होता है। और उसके बाद जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, फिर या हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट होता है वेरिएशन। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। उससे और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा था, लेकिन जब डिज़ाइनिंग की बात आती है, तो जब डिज़ाइनिंग की बात आती है ना, तो इस शियर स्ट्रेस को पूरे को हम क्या मान करके चलते हैं, कांस्टेंट। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इस शियर जो वेरिएशन होता है इसको पूरे को कांस्टेंट मान करके चलते हैं, ऊपर पैराबोलिक और नीचे रेक्टेंगुलर मान करके नहीं चलते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, वो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पैराबोलिक होगा एबव द न्यूट्रल एक्सिस। जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तो कैसा होगा सर, पैराबोलिक होगा, और रेक्टेंगुलर होगा बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे नीचे कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो ये आपको इस तरीके से था, ऊपर पैराबोलिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, और नीचे कैसा, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। और क्या सीख सकते हो उसमें, तो इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों को शियर स्ट्रेस का, तो वहाँ मैं आप लोगों को शियर स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डायगोनल टेंशन इन बीम। देखिए, हमारी जो डायगोनल टेंशन होती है बीम में वो क्या होती है, इनमें से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर हमारे पास ये डायगोनल टेंशन होता क्या है, ठीक है, ये आती क्यों है, ये हमको सारी चीज़ें आप लोग बताइए। और डायगोनल टेंशन होती क्या है, टेंशन तो समझ में आता है, लेकिन डायगोनल टेंशन क्या होती है। तो डायगोनल टेंशन नथिंग बट, इनको हम डायगोनल क्रैक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको हम, डायगोनल क्रैक्स। डायगोनल क्रैक्स जो आती हैं किस वजह से आती हैं, तो शियर स्ट्रेस की वजह से आती हैं। किसकी वजह से आती हैं, शियर स्ट्रेस की वजह से आप लोग की आती हैं। चलिए इनके बारे में आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, ये वेरिएशन होता है। देखो, अगर हम बात करें जो हमारा बीम है, अगर कोई भी बीम है हमारा, बीम अगर फेल करता है शियर में, किस में फेल करता है, शियर में फेल करता है, तो वो इन डायगोनल क्रैक्स की वजह से ही करता है। जो डायगोनल क्रैक्स हैं इनकी वजह से ही वो करता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये बनता है सर, ये डायगोनल क्रैक्स पड़ती क्यों है। तो देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके का क्या होता है, सेक्शन होता है। अगर हम बीम को देखेंगे तो ये हमारे पास है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम एक मेंबर कंसीडर करते हैं तो देखते हैं कि वो मेंबर जो होता है उस पर कैसा स्ट्रेसेस आ रही होती हैं, प्योर शियर स्ट्रेस आ रही होती हैं। कैसी आ रही हैं, प्योर शियर स्ट्रेस। तो जब प्योर शियर स्ट्रेस आ रही होती हैं, सपोज ये आप लोग का मेंबर है, ठीक है, इस पर शियर स्ट्रेस ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, ठीक है। तो आप मान करके चलो, अगर इस पर प्योर शियर स्ट्रेस आ रही है, यानी कि कोई भी इस पर नॉर्मल स्ट्रेसेज एक्ट नहीं कर रही हैं, और ये एक फ्रेम है, तो आप इधर फोर्स लगा के इसको खींचो, इधर फोर्स लगा के आप खींचो, तो जब आप इसको खींचोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इधर टेंशन देखने को मिलेगी आपको, और इस वाले सेक्शन पे क्या देखने को मिलेगी, कंप्रेशन। ये वाला जो है इस सेक्शन को दबाने की कोशिश करेंगे इधर, और ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर डायगोनल क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, डायगोनल क्रैक्स हमारे पड़ जाते हैं। और ये डायगोनल क्रैक्स ही होते हैं जो हमारा बीम को फेल कराते हैं। बीम को क्या कराते हैं, फेल कराते हैं, किसमें, शियर में, शियर में फेल कराते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम सर, तो इससे बचने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं स्टीरअप्स। क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टीरअप्स। अब सर ये स्टीरअप्स क्या होते हैं, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा बाय इमेज, तो आपको परेशान नहीं होना। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था ये हमको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो जनरली जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है उसके जो उससे नीचे हमको ये देखने को मिलती हैं, ठीक है, बॉटम वाले पोर्शन पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये आपके पास बीम था और इसके ऊपर लोड जब आएगा तो ये आप लोग को इस तरीके से बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग की क्या है, क्रैक्स पड़ जाती हैं, ठीक।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उसके नीचे ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू अबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कम देखने को मिलती हैं और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कह रहा है? इफ़ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड, अगर आपका एक बीम है जो बॉन्ड में फेल कर रहा है, देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाई, तो उसकी हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दो तरीके की स्ट्रेस होती हैं, एक बॉन्ड स्ट्रेस जो डेवलप्ड होती है और एक बॉन्ड स्ट्रेस जो परमिसिबल होती है। इस परमिसिबल की वैल्यू IS 456 ने हमको दी हुई है, यानी कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456/2000, वो बोलता है कि बॉन्ड स्ट्रेस इतनी होनी चाहिए। लेकिन उससे अगर ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेस हमारी डेवलप हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारी स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, जब हम अपनी बॉन्ड स्ट्रेस निकालते हैं, एक्चुअली में जब हम डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं अपनी, तो हमारे पास एक फार्मूला आता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का फार्मूला आता है और जब इसमें आप देखोगे तो बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के। अब एन जो होता है, एन होता है नंबर ऑफ बार्स। तो हम करते क्या हैं इसमें कि जब हमारा बीम बॉन्ड में फेल कर रहा होता है तो हम नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसमें बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती हैं। ठीक है, इसमें करते क्या हम, सही प्रोसेस तो ये होता है कि जो डाया होता है बार का डाया कम कर देते हैं और जो नंबर ऑफ बार होती हैं उनको बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो हमारी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और जो हमारा सेक्शन था, बीम था जो फेल हो रहा था बॉन्ड में, वो फेल होने से बच जाता है। समझे? तो हम करते क्या है, हमारा आई होप आप लोग क्लियर हो, यूजिंग थिनर बार। जो थिनर बार होती है मतलब डाया हम उनका कम कर देते हैं और मोर नंबर ऑफ बार यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ से भी आप देख सकते हो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है ड्यू टू डायरेक्ट टेंशन, तो डायरेक्ट टेंशन की वजह से ही हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे 0.87 F/AST/4 टाइम्स टाउ BD। क्लियर? चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट। और बॉन्ड क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है ना, बॉन्ड बताने की ज़रूरत थोड़ी ना। बॉन्ड क्या होता है? देखिए बॉन्ड होता है जब आपको मालूम है कि ये आपकी कंक्रीट है और इसके अंदर आपने क्या करा है, रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करी है। तो जो रेनफोर्समेंट बार है आपको मालूम है इस पर रिप्स होती हैं, कुछ इस तरीके की क्या होती हैं, रिप्स, अगर आपको मालूम हो तो इस तरीके की रिप्स होती हैं, है कि नहीं? तो ये रिप्स क्या करते हैं, इनके बीच में कंक्रीट हमारी फंस जाती है, तो जब कंक्रीट फंस जाती है तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट और स्टील के बीच प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अगर मान लो कि फ्लेक्सुरल टेंशन वगैरह आएगी या फिर डायरेक्ट टेंशन आएगी तो उसको रेजिस्ट करने का काम करता है। क्लियर? तो वो हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड होता है। अब ये बॉन्ड जो होता है ये आप लोग का मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, फ्रिक्शन में भी रेजिस्टेंस आपको देता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है, इफ़ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी exceed the design shear stress of concrete tau c, the nominal shear reinforcement as per IS 456/1978 shall be provided for carrying shear stress is equal to। देखिए, अगर हमारे पास क्या है, ये एक मेंबर है या बीम है और इसके ऊपर हमारा लोड आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, लोड। तो ये जो लोड है हमारे पास, इसकी वजह से शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगी, तो वो शियर स्ट्रेस जो होती है उसको टाउ भी बोलते हैं, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, आने वाली शियर स्ट्रेस। ठीक है, आप इसको आने वाली शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हो। अब देखिए ये जो आपकी कंक्रीट है और इसके अंदर स्टील भी पड़ा हुआ है, इसकी भी तो कुछ कैपेसिटी होगी इस शियर को रजिस्ट करने की। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है कंक्रीट की प्लस स्टील की, जितनी कैपेसिटी है शियर को रजिस्ट करने की, वो आपकी क्या होती है, टाउ सी। वो क्या होती है, टाउ सी। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि आप जो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो वो किसके लिए प्रोवाइड कराते हो, कितने शियर फोर्स के लिए प्रोवाइड कराओगे। तो एक बात बताओ, ये टाउ भी आपके पास कौन सी आने वाली शियर स्ट्रेस है और ये आप लोग के पास कौन सी है, जो शियर स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील। अगर मान लो आने वाली शियर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू टाउ सी है तो हमको शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है,
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेस है जो कंक्रीट और स्टील है वो सबको कैरी कर लेगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर आने वाली शियर स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो जाए, जो कंक्रीट में शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही, तो वहाँ पर प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो कितनी शियर स्ट्रेस के लिए प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ पर डिज़ाइन शियर स्ट्रेस जो हो जाएगी वो हो जाएगी टाउ बी माइनस के टाउ सी, यानी कि जितनी वैल्यू ज़्यादा है, जितनी कंक्रीट से ज़्यादा हो रही है, सपोज हमारे पास कितना है 20 आने वाली हो गई और 15 जो थी वो कंक्रीट एडजस्ट कर रही थी, तो यहाँ से आप लोग के पास 20 माइनस 5 तो कितना, 15 तो कितना बचा 5, तो 5 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा शियर स्ट्रेस है। तो इस एक्स्ट्रा शियर स्ट्रेस के लिए हम क्या कर देंगे, अपना सेक्शन डिज़ाइन कर देंगे, मतलब इसके लिए हम अपना स्टीरअप्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। टाउ भी जो आने वाली शियर स्ट्रेस होती है, ऐसे समझ लीजिए आने वाली शियर स्ट्रेस होती है। टाउ सी जो कंक्रीट और स्टील दोनों मिल करके सहन कर सकती हैं, कैरी कर सकती हैं, और एक होता है टाउ सी मैक्स, ये हमें IS कोड लिमिट प्रोवाइड कराता है। IS कोड, ठीक है, इसको भी IS कोड हमें देता है, IS कोड इसकी वैल्यू को देता है। तो हम करते क्या, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये हमने क्या ले ली, एक लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन पे हमने अपनी बाउंड्री डिसाइड कर दी, टाउ सी मैक्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और एक लिमिट ले ली टाउ सी बाई 2 की। अब देखो जो आने वाली शियर स्ट्रेस है, अगर आने वाली शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाए, टाउ सी मैक्स से ज़्यादा हो जाए, तो हमें अपना सेक्शन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन डेफिनेटली वहाँ पे फेल होगा शियर में। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अपने सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी जो डेप्थ है उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आने वाली शियर स्ट्रेस टाउ सी मैक्स है तो कम है, लेकिन टाउ सी से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना सेक्शन शियर रेनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर हमारी मान लो जो आने वाली शियर स्ट्रेस है वो टाउ सी से तो कम है और टाउ सी बाई 2 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमको मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट के लिए अपना सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन जो आने वाली शियर स्ट्रेस है अगर वो टाउ सी बाई 2 से भी कम है, टाउ सी बाई 2 से भी कम है, तो इस केस में हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेक्शन क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस स्केल की हेल्प से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर ऐसे थ्योरी में आप लोगों को समझाता तो कभी भी आप लोग को समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत आप लोग को होती। ठीक है, चलिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है, जिन लोगों ने थ्योरी कर रखी है और जिन लोगों ने थ्योरी नहीं कर रखी है, तो देखिए जिन लोगों ने थ्योरी कर रखी है उन लोगों के लिए हमारा गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम है अभी होली चल रहा है, तो होली ऑफर में आप लोग को ये 1 रुपी पर डे में, 1 रुपी पर डे में कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से भी जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो। VIP सिविल गुरु हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल नंबर से इनरोल करोगे, स्टोर में जाओगे आपको दिख जाएगा। जिन्होंने थ्योरी कर रखी अच्छे से उनके लिए ये कोर्स है, क्लियर। जिन्होंने थ्योरी नहीं कर रखी उनके लिए हमारा कोर्स चल रहा है 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। अब देखो 1 लाइनर के नाम पे मत जाना यार, यहाँ पे नाम भले ही इसका 1 लाइनर है लेकिन 1 लाइनर के नाम पे मत जाना, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट पे भी आप ध्यान देना। यहाँ पे मैंने आप लोग को 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट प्लस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए हैं, और ये एकदम एक नंबर। आप इसको कोर्स को ऐसा मान सकते हो आप बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, ऑल इंडिया JEE और स्टेट AE के लिए बहुत पावरफुल कोर्स है ये हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस समय होली ऑफर चल रहा है दोनों कोर्स पे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो 8077283538 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो बाई कॉल या फिर बाई व्हाट्सअप। तो ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो जिसने थ्योरी नहीं कर रखी वो ये कोर्स ज्वाइन करे, देन गुप्ता एंड गुप्ता पे जम करे, तो आपको डेफिनेटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इतना बेसिक से दोनों कोर्स हमने डिज़ाइन करे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है। मज़ा आ जाएगा आप लोग को कोर्स पढ़ के। ठीक है, क्योंकि यार देखो इतना तो हमारे पास पैसा है नहीं कि हम मार्केटिंग करते फिरें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों की मार्केटिंग करें। आपने भी देखा होगा हमारी वीडियोस पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऐड आते रहते हैं, क्योंकि भाई उनके पास तो पैसा है। लेकिन मैं टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूँ, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि यार वीडियो को शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो। अगर हाँ कंटेंट आपको जानदार लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सर वाकई कंटेंट एक नंबर है, तभी आप शेयर करो दोस्तों को। कुछ लोग बोलते हैं सर हम इसलिए शेयर नहीं करते, आप कंटेंट अच्छा देते हो, फिर बाकी लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा, तो वहाँ पे हमारा क्या है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। यार थोड़ा अपना सोच रहे हो, अपना भला सोच रहे हो, थोड़ा मेरा भी सोच लिया करो ना। आपको मालूम है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए पैसा देता फिरूँ। ठीक है,
एप्लीकेशन बनवाया, उसी में बहुत खर्चा आ गया, वही नहीं झिल रहा है अपन से। तो आप लोग जाओ, आपको वैल्यूएबल लगे, वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनाओ, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई वैल्यूएबल कंटेंट है तभी ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, देन द बीम इज कोल्ड। देखो हमसे कह रहा है जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो मोर है, ज़्यादा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उससे ज़्यादा है जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो हमारा सेक्शन कैसा होगा? चलिए देखिए, ये हमारे पास एक बीम सेक्शन मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 तरीके के सेक्शन होंगे। एक हमारे पास होगा बैलेंस सेक्शन, एक होगा हमारे पास ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और एक होगा हमारे पास अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अब देखिए बैलेंस का मतलब आप समझो। बैलेंस का मतलब जितनी कंक्रीट है उतनी स्टील, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी कंक्रीट है उतनी स्टील। ओवर का मतलब क्या है कि स्टील ज़्यादा है और कंक्रीट कम है। अंडर का मतलब क्या है कि स्टील कम है, अंडर रेनफोर्स्ड है मतलब स्टील कम है और कंक्रीट क्या है, ज़्यादा है। आप इसको ऐसा करके समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो आपका सेक्शन है, इस सेक्शन में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, स्टील रेनफोर्समेंट होती है कि नहीं। और ये हमारी कौन सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जिसको हमने कितना बोला, एक्सयू। क्या बोला? एक्सयू, ठीक है। अब मान लो कि हमारा सेक्शन बैलेंस है, सेक्शन बैलेंस है, तो सेक्शन बैलेंस के केस में जो एक्सयू होगा वो एक्सयू लिमिटिंग के इक्वल होगा। जो एक्सयू होगा वो एक्सयू लिमिटिंग के क्या होगा, इक्वल होगा। ये लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है जो हमको ये बताती है कि सेक्शन क्या है हमारा, बैलेंस है। इसके केस में दोनों चीज़ें इक्वल है। लेकिन अगर सेक्शन कैसा सर हमारा अंडर रेनफोर्स्ड है, सेक्शन कैसा अंडर रेनफोर्स्ड मतलब रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड कराई, तो रेनफोर्समेंट अगर कम प्रोवाइड कराओगे तो कंक्रीट ज़्यादा होगी, तो इतनी कंक्रीट होगी, ठीक है, और इतनी स्टील होगी। तो जब बीम का क्रॉस सेक्शन है उसमें स्टील कम है और जो आप लोग का क्या है कि जो आप लोग का कंक्रीट है वो ज़्यादा है, तो उसको अंडर रेनफोर्स बोलोगे कि नहीं। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? तो जो आपकी डेप्थ है, जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो ज़्यादा हो जाए किससे, वो ज़्यादा हो जाए किससे, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ से। वहीं पर दूसरा आता ओवर रेनफोर्स, यानी कि सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स हो गया ना, रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगी। तो अब रेनफोर्समेंट ज़्यादा होगी तो आप लोग का इतना पोर्शन किसका हो गया, रेनफोर्समेंट का हो गया, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आपका कितना हो गया, ये आपका कंक्रीट हो गया। तो कंक्रीट कम हो गई और स्टील क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ओवर रेनफोर्स हो गया। तो इस केस में जो हमारी लिमिटिंग डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की वो कम हो गई किससे, जो हमारी एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है। तो ये ओवर रेनफोर्स हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारे पास हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि उसने बोला है कि देखो जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की, वो क्या है, ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये हमारे पास जो होती है ना लिमिटिंग, ये क्रिटिकल वाली होती है। इसको आप क्रिटिकल भी बोल सकते हो, समझ रहे हो। इसको आप एक्स सी भी बोल सकते हो, क्रिटिकल, क्रिटिकल डेप्थ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ भी बोल सकते हो। तो इसने बोला क्रिटिकल डेप्थ, तो देखो ये क्रिटिकल डेप्थ है हमारे पास, तो क्रिटिकल डेप्थ हमारे पास कम है किससे, एक्चुअल वाली से। एक्चुअल वाली ज़्यादा है, जो एक्चुअल डेप्थ है ये एक्स यू है, तो एक्स यू ज़्यादा है किससे, एक्स सी से, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है उससे। तो हमारा सेक्शन कैसा हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड। कैसा हो जाएगा, ओवर रेन। देखो द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है एक्स यू, वो क्या है, ज़्यादा है किससे, क्रिटिकल डेप्थ से। तो एक्स सी कह दो या फिर एक्स यू बोल दो, एक्स यू ज़्यादा है एक्स यू लिमिटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्स यू ज़्यादा है, तो एक्स यू ज़्यादा है मतलब एक्स यू कहाँ पहुँच जाएगी, नीचे। एक्स यू लिमिटिंग कम है तो ऊपर पहुँच जाएगी। तो ये सेक्शन इस तरह से बनेगा। तो ओवर रेनफोर्स्ड हुआ कि नहीं हुआ? सही आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर? चलिए, तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके के सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, और जो हमारे पास तीसरा होता है वो कौन सा होता है, ओवर रेनफोर्स। तो मैंने तीनों आप लोगों को समझा दिए, तीनों कंडीशन क्या है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए अगर एक्स यू इजिकल टू कितना है, एक्स यू लिमिटिंग है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्स, तो हमारे पास बैलेंस सेक्शन होगा। और अगर एक्स यू जो है वो ज़्यादा है एक्स यू लिमिटिंग से, तो हमारे पास कैसा होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ओवर वाला होगा, ये बैलेंस वाला होगा। और अगर एक्स यू जो है वो लेस देन है एक्स यू लिमिटिंग से, तो हमारे पास कैसा होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई के डी,
के डी, यानी कि जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो हमारे पास कितना है, एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी। इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन, वर्किंग स्ट्रेस, देन द वैल्यू ऑफ के फॉर बैलेंस एक्शन, वैल्यू ऑफ के बतानी, के की वैल्यू बतानी बैलेंस एक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिग्मा एस टी के ऊपर, सिग्मा सी बी सी के ऊपर, सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी सी के ऊपर, दोनों के ऊपर, या किसी के ऊपर भी नहीं। अब सर सिग्मा एस टी डी क्या है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ है, सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है, सिग्मा बी से क्या परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है हमारे पास। ये सारी वैल्यू हमको गिवन है। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए जो हमारे पास डब्ल्यू एस एम में एक्चुअली मैं बात कर रहा, तो डब्ल्यू एस एम में जो हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ होती है वो कितनी होती है, के इंटू डी होती है। कितनी होती है, के इंटू डी। अब ये जो के होता है, इस के कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस के सिग्मा एस टी। क्लियर। अब जो एम होता है सर, एम क्या होता है, तो एम होता है मॉडुलर रेशियो, इसकी वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा सी बी सी। तो जहाँ जहाँ एम है वहाँ पे हम पुट कर देंगे अपना 280/3 सिग्मा सी बी सी, 280/3 सिग्मा सी बी सी। तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये आई आपका के की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू जब ये आप लोग की आ गई, तो इस फॉर्मूले से जब आप नोटिस करोगे के वाले फॉर्मूले से, तो देखोगे के जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सिग्मा एस टी के ऊपर। टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा एस टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और सिग्मा एस टी क्या होता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, जो के होगा, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली सिग्मा एस टी। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था ना के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो सिग्मा एस टी के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। क्लियर। चलिए अब देखिए कई बार क्या होता है, वो हमसे के की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछ लेता है। तो के सी इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स सी इज इक्वल टू जो डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है वो के इंटू डी होता है। तो के की वैल्यू हमको ये पता ही है, तो ये वैल्यू रख दी हमने। डी हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होती है, तो ये आई है। तो यहाँ से कई बार सभी वैल्यू दी होती है, तो हम यहाँ से अपनी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ ई 250 है, एफ ई 415 है, या फिर एफ ई 500 है। ठीक है, तो ये सभी ग्रेड के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू जो आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू तो कांस्टेंट आएगी, क्योंकि ये सब इनसे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एस टी मिल जाएगा, और इनटू डी। तो एक टेबल बन करके आती है, वो टेबल में मैं आप लोग को देखिए, ये टेबल है, ये टेबल है देखो, एक्स सी इज इक्वल टू कितना है, के इंटू डी। तो ये टेबल बन करके आती है अलग अलग ग्रेड के लिए। तो ये वैल्यू आप याद कर लो इनमें से, तो यहाँ से डायरेक्ट वो आपको क्या देगा, इफेक्टिव डेप्थ देगा, और यहाँ से आप इसको सोल्व कर लेना। अब ये टेबल कैसे बन के आती है, तो देखिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि इफ़ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जो हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस है स्टील में, यानी कि सिग्मा एस टी की वैल्यू 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर द सिंगली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन, हमको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बतानी, के सी हमको बताना कितना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अभी मैंने आप लोग को पूरा प्रोसीजर बताया कि जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो एक्स सी के सी इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू के इंटू डी होता है कि नहीं। और के की वैल्यू ये होती है, तो हम यहाँ पे एम की वैल्यू रख देंगे 280/3 सिग्मा सी बी सी। तो के की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, है कि नहीं। जब के की वैल्यू आ गई तो एक्स ही निकालेंगे, तो के इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास देखिए, जब सिग्मा एस टी हम निकालेंगे, तो सिग्मा एस टी निकालने के लिए हमारे पास होता है एफ वाई अपॉन 1.8। और एफ वाई क्या होगा, तो 250 होगा, 415 होगा, 500 होगा, अलग अलग ग्रेड के। तो सिग्मा एस टी मिल जाएगा, सिग्मा एस टी को यहाँ पर रख देंगे तो एक्स सी मिल जाएगा। तो एक्स सी की ये अलग अलग वैल्यू आएंगी। ठीक है ना। तो जब एक्स सी की ये अलग अलग वैल्यू आएंगी, हम सॉरी के की अलग अलग वैल्यू आएंगी, ये के की अलग अलग वैल्यू आएंगी, जब इसमें हम सिग्मा एस टी रखेंगे तो यहाँ से ले जा करके, तो के की अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो के की अलग अलग वैल्यू के लिए हम एक्स सी कैलकुलेट कर लेंगे अपना। तो ये हमारे पास डब्ल्यू एस एम के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अगर देखिए हमारे पास कौन सा है, एफ ई 250 है, तो इसके लिए अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस निकालूँ, तो 250 बाई कितना 1.8, तो जब सोल्व करूँगा तो 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आएगा, 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जो सिग्मा एस टी की वैल्यू है। तो 140 आ गया। तो 140 जो हमारे पास आ रहा है, और यही हमको दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो, देखो सिंपल सा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास एम का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और हमको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, तो के सी इज इक्वल टू हो जाएगा,
के सी नहीं, बार बार के सी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स सी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डी, ठीक है। अब के की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो के की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, के की वैल्यू निकालने के पास फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस के सिग्मा एस टी इंटू डी, ठीक है। अब एम का भी फॉर्मूला मेरे पास होता है ये, तो एम का फॉर्मूला यहाँ पे रखूँगा, जो सबको काट फीट दूंगा मैं यहाँ से, तो मेरे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल वो ये फॉर्मूला आ जाएगा, देख लो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का, तो यहाँ पे हमें सिग्मा एस टी पता है और डी हमको डी की फॉर्म में निकालना है आंसर। तो हमारे पास जब इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लियर। तो आप अलग अलग ग्रेड के लिए भी उसको याद कर सकते हो कि अलग अलग ग्रेड के लिए क्या क्या वैल्यू होती है, ये अलग अलग ग्रेड के लिए वैल्यू दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा, ये तो दिया ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 200, इसको लिख लिया 200, 10⁻³ को कितना लिख लेंगे, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना, ये किसके लिए होता है, स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए कितना होता है 30 किलो न्यूटन पर mm³, नहीं mm³ थोड़ी ना होगा, mm स्क्वायर होगा, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट कंक्रीट में जो मिनिमम ग्रेड होती है वो कितनी यूज करी जाती है, किसके अकॉर्डिंग, IS 456/1978। तो यहाँ पे हमसे बात कर रहा है वो WSM की, किसकी बात कर रहा है, WSM की। तो देखो कंक्रीट से रिलेटेड आप लोगों को क्या है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कंक्रीट से रिलेटेड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कंक्रीट का आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम वर्केबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। जो वर्केबिलिटी कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो स्लम्प टेस्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, और बाकी आप लोगों को बताने कौन कौन से होते हैं, कमेंट करना, ठीक है। आप कितने सीरियस हो या आप ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो याद रखना मिनिमम ग्रेड की अगर हम बात करें तो मिनिमम ग्रेड मैं आपको दोनों केस में बता देता हूँ। मिनिमम ग्रेड जो आप लोग का IS 456/1978 होता है, यानी कि WSM उसके अकॉर्डिंग M15 होता है, और LSM जो होता है IS 456/2000 उसके अकॉर्डिंग कितना होता है, M20 होता है। तो जो भी कोड पूछे उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता देना कि इतनी ग्रेड। और क्या याद कर सकते हो आप, और आप याद कर सकते हो कि जो सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, अलग अलग ग्रेड के लिए कितनी कितनी इनकी वैल्यू होती है, ये आप याद कर सकते हो। तो M10 से आप याद कर लेना, M10 के लिए 1:3:6, M15 के 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3, M25 के लिए 1:1:2 हमारे पास होती है, और ये आप लोग के पास M30 M40 ये प्रीस्ट टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये आप लोग को दिया हुआ है, ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।